बहुत पुराने समय की बात है, जब नक्शों पर खींची गई सीमाओं से भी बड़ा एक राज्य था। ऐसा राज्य जिसकी पहचान उसके ऊंचे महलों, मजबूत किलों और सुनहरे ताज से की जाती थी। लेकिन उस चमक के नीचे एक ऐसी दुनिया भी थी जो न दिखाई देती थी न सुनी जाती थी, और वही दुनिया असल में पूरे राज्य को जिंदा रखे हुए थी। उस राज्य के किनारे बसे गांवों में सुबह सूरज से पहले शुरू होती थी, क्योंकि वहां रहने वाले किसान जानते थे कि अगर सूरज से पहले मेहनत नहीं उठेगी तो शाम तक पेट में भूख उतर आएगी। और इन्हीं किसानों में एक था धर्मवीर, जो न इतिहास की किताबों में दर्ज था न किसी दरबार की सूची में, लेकिन उसकी सांसों की लय पूरे राज्य के अन्न से जुड़ी हुई थी। धर्मवीर की झोपड़ी मिट्टी की बनी थी, छत पर फूस था, दीवारों में दरारें थीं और दरवाजा इतना पुराना था कि हर बार खुलते बंद होते समय चरमराने की आवाज करता था। लेकिन उसी झोपड़ी में ईमानदारी, सब्र और मेहनत की ऐसी खुशबू बसती थी जो किसी महल में नहीं मिलती। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता, तब धर्मवीर अपनी पत्नी की धीमी आवाज में दी गई चाय की प्याली लेकर बाहर निकलता, आसमान की ओर एक नजर डालता, ये देखने के लिए नहीं कि आज बारिश होगी या नहीं, बल्कि ये याद रखने के लिए कि उम्मीद कभी आसमान से नहीं गिरती, उसे जमीन से उगाना पड़ता है। उसके पास 2 बैल थे जिनकी पसलियां गिनती जा सकती थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही भरोसा था जो हर दिन इंसान और जानवर के बीच बिना शब्दों के समझौता कर देता है। और जब धर्मवीर हल उठाकर खेत की ओर बढ़ता तो ऐसा लगता मानो वो सिर्फ जमीन नहीं जोत रहा, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की लकीरें खींच रहा हो। उसी समय उसी राज्य के बीचों बीच एक भव्य महल था, जहां संगमरमर की जमीन पर किसी ने कभी नंगे पांव नहीं चला, जहां पर्दों के पीछे फैसले होते थे और जहां बैठा था राजा रणवीर सिंह, जिसके सिर पर ताज था लेकिन मन में चैन नहीं। राजा रणवीर सिंह को बचपन से सिखाया गया था कि शासन करना ईश्वर का दिया हुआ अधिकार है, कि प्रजा का काम है आज्ञा मानना और राजा का काम है आदेश देना। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, वैसे वैसे राजा के भीतर एक खालीपन बढ़ता गया, क्योंकि उसे दिख रहा था कि कागजों पर राज्य समृद्ध है, मगर हवा में कहीं न कहीं भूख की गंध तैर रही है। दरबार में मंत्री रोज नई नई योजनाओं की फाइलें लाते, आंकड़े पढ़ते, शब्दों को सजाते और ये साबित करने की कोशिश करते कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन उन शब्दों में न पसीना होता था न मिट्टी, और राजा धीरे धीरे समझने लगा था कि सत्ता का सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि वो खुद को सब कुछ जानने वाला समझ ले। फिर वो साल आया जब बादल आए लेकिन बरसे नहीं, जब नदियां पतली होती चली गईं, जब तालाबों की तली दिखने लगी और जब खेतों में पड़ी दरारें किसी टूटे दिल की तरह फैलने लगीं। और उसी साल पहली बार धर्मवीर ने अपनी पत्नी को चुपचाप आंसू पोंछते देखा, क्योंकि अनाज का घड़ा आधा खाली था और बच्चों की भूख पूरी तरह भरी नहीं थी। गांव में डर फैलने लगा, लोग शहर जाने की बातें करने लगे, कुछ ने खेती छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन धर्मवीर ने उसी सूखी जमीन पर खड़े होकर यह फैसला किया कि अगर हालात से भागना ही समाधान होता तो मिट्टी कब की मर चुकी होती। उसने कम पानी वाली फसल चुनी, अपने हाथों से खेत की मेड़ें मजबूत की, हर बूंद पानी को ऐसे सहेजा जैसे वो आखिरी उम्मीद हो, और हर शाम थके शरीर के बावजूद उसने खुद से यही कहा कि हारने का अधिकार उसी को होता है जिसने पूरी ताकत से कोशिश की हो। उधर महल में अनाज के भंडार घटने लगे, राजकोष पर दबाव बढ़ा और पहली बार राजा रणवीर सिंह को एहसास हुआ कि अगर खेत सूख गए तो ताज अपने आप गिर जाएगा, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। एक रात जब महल में सन्नाटा था और दिए की लौ हिल रही थी, तब राजा ने आईने में खुद को देखा और उसे ताज नहीं बल्कि एक सवाल दिखाई दिया, क्या मैं सच में अपने राज्य को जानता हूं? उसी रात राजा ने वो निर्णय लिया जो इतिहास बदल देता है। उसने तय किया कि वो अपने राज्य को किताबों से नहीं खेतों से समझेगा, और वो बिना ताज, बिना पहचान एक आम आदमी बनकर गांवों की ओर निकलेगा। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां एक किसान की खामोश मेहनत और एक राजा की बेचैन आत्मा एक ही रास्ते पर चलने वाली थी, बिना ये जाने कि उनकी ये मुलाकात पूरे राज्य की दिशा बदल देगी। राजा रणवीर सिंह ने जिस सुबह महल छोड़ा, उस सुबह उसने पहली बार अपने जीवन में बिना अंगरक्षक के कदम रखा, बिना शाही वस्त्र पहने हवा को छुआ और बिना किसी आदेश के रास्ता चुना, क्योंकि वो समझ चुका था कि जिन सवालों के जवाब उसे चाहिए वे सलामी और जयकारों के बीच नहीं बल्कि चुपचाप काम करते लोगों के बीच मिलेंगे। साधारण कपड़ों में लिपटा हुआ राजा जब गांवों की ओर बढ़ा तो रास्ते में उसे कच्चे मकान, सूखे कुएं, झुकी हुई पीठ वाले लोग और थकी हुई आंखें दिखीं।
लेकिन उन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता भी थी, जैसे उन्होंने हालात से समझौता तो किया हो पर आत्मा से नहीं। गांव के बाहर पहुंचते पहुंचते सूरज ऊपर आ चुका था और उसी रोशनी में राजा ने पहली बार धर्मवीर को देखा, जो अपने बैलों के साथ खेत में खड़ा था। हल जमीन में धंसा हुआ था और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी चाल में थकावट नहीं बल्कि निरंतरता थी। राजा कुछ देर दूर खड़ा रहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि अगर वो अभी बोलेगा तो शायद उस मौन को तोड़ देगा जिसमें एक किसान और उसकी जमीन के बीच सालों का रिश्ता बसता है। और इसलिए उसने पहले देखना चुना, समझना चुना। धर्मवीर हर फाल के साथ जमीन को पलटता जा रहा था, जैसे वो मिट्टी से ये कह रहा हो कि चाहे तू आज सूखी हो पर मैं तुझे छोड़ने नहीं आया। और यही दृश्य राजा के भीतर किसी भूले हुए सच को जगा रहा था, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि असली वफादारी किसी कुर्सी से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पैदा होती है। काफी देर बाद राजा आगे बढ़ा और बहुत साधारण स्वर में पूछा, इतनी सख्त जमीन में हल चलाने से कुछ निकलेगा भी? धर्मवीर ने हल रोका, बैलों को पानी पिलाया, राजा की ओर देखा और उसकी आंखों में कोई डर या झिझक नहीं थी, क्योंकि वो राजा को नहीं एक सवाल पूछते इंसान को देख रहा था। और उसने जवाब दिया कि जमीन सख्त हो सकती है, लेकिन उम्मीद अगर सख्त हो जाए तो फसल जरूर निकलती है। यह जवाब राजा को चुभा नहीं बल्कि भीतर तक उतर गया, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार ऐसा वाक्य सुना था जो न भाषण था न शिकायत बल्कि एक अनुभव से निकली सच्चाई थी। राजा ने फिर पूछा कि अगर इस बार भी फसल ना हुई तो क्या होगा? और धर्मवीर ने बहुत शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा कि तब भी वो खेत में आएगा, क्योंकि खेती छोड़ देना सिर्फ पेशा छोड़ना नहीं होता, वो भरोसा छोड़ना होता है। और भरोसा एक बार टूट जाए तो आदमी खुद से हार जाता है। राजा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी हुई परत को हटा दिया हो, क्योंकि दरबार में उसने कभी ये नहीं सुना था कि हार का मतलब क्या होता है। वहां सिर्फ जीत के आंकड़े होते थे, लेकिन यहां हार भी ईमानदार थी। राजा ने जानबूझकर अपना परिचय नहीं दिया और पूछा कि क्या किसान को राजा से कोई शिकायत है? और धर्मवीर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि शिकायत नहीं है, बस एक उम्मीद है कि जो फैसले होते हैं वे खेत देखने के बाद हों, क्योंकि कागज कभी भूखा नहीं होता लेकिन इंसान हो जाता है। राजा ने गांव में और भी किसानों से बात की। किसी ने बताया कि कर्ज कैसे नींद चुरा लेता है, किसी ने कहा कि पानी के बिना बीज रोना सीख जाते हैं, और किसी ने बस इतना कहा कि अगर हमें सुना जाए तो हम आधी परेशानी खुद हल कर लें। शाम होते होते राजा के कदम भारी हो गए, क्योंकि वो जितना समझ रहा था उतना ही उसे ये भी समझ में आ रहा था कि उसने अब तक कितना कम जाना था। और जब वो गांव से लौटने लगा तो धर्मवीर ने बिना ये जाने कि सामने कौन है, बस इतना कहा कि अगर कभी राजा को सच्चाई जाननी हो तो खेत कभी झूठ नहीं बोलते। राजा उस वाक्य को अपने साथ लेकर महल लौटा, लेकिन वो अब पहले जैसा राजा नहीं था, क्योंकि उसके भीतर सत्ता नहीं जिम्मेदारी बोलने लगी थी। और उसी रात उसने तय किया कि अगला दरबार शब्दों का नहीं फैसलों का होगा। राजा रणवीर सिंह जब उस रात महल लौटा तो उसके कदम वही संगमरमर पर थे, वही दिए जल रहे थे और वही सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब उसकी आंखों के सामने दरबार के चेहरों की जगह खेतों की दरारें, किसानों की झुकी हुई पीठ और धर्मवीर के शब्द गूंज रहे थे, जिनमें न कोई डर था न कोई लालच, बल्कि सिर्फ एक ईमानदार जीवन की सच्चाई थी। पूरी रात राजा सो नहीं सका। वो बार बार यही सोचता रहा कि अगर सत्ता सच को सुनने से मना कर दे तो वो शासन नहीं बोझ बन जाती है। और उसी बेचैनी में उसने सुबह होते ही दरबार बुलाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार दरबार का उद्देश्य उत्सव नहीं बल्कि आत्म परीक्षा था। मंत्री एक एक करके आए, रेशमी वस्त्रों में लिपटे, चेहरे पर वही पुरानी आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि आज भी वही आंकड़े, वही भाषण और वही आश्वासन राजा के कानों तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, उन्हें एहसास हो गया कि आज की सुबह अलग है। राजा ने बहुत शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा कि राज्य सूखे के कगार पर खड़ा है, किसान टूट रहा है, और अगर यही चलता रहा तो ताज भले ही सिर पर रहे लेकिन राज्य हाथ से फिसल जाएगा। और ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। एक मंत्री ने तुरंत खड़े होकर कहा कि हालात नियंत्रण में है, कि भंडार अभी भी भरे हुए हैं और प्रजा को धैर्य रखना चाहिए।
लेकिन राजा ने पहली बार आंकड़ों को बीच में ही रोक दिया और पूछा कि क्या उन भंडारों में भरा अनाज वही किसान उगाता है जिसे आज पानी और बीज के लिए तरसना पड़ रहा है। दूसरे मंत्री ने तर्क दिया कि अगर किसानों को ज्यादा सुविधाएं दी गईं तो खजाने पर बोझ पड़ेगा। और तब राजा ने वो बात कही जो वर्षों से किसी ने दरबार में नहीं कही थी, कि खजाना अगर किसान की कीमत पर भरा जाए तो वो सोना नहीं, अपराध होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये शब्द किसी भाषण का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक राजा की बदली हुई आत्मा की आवाज थे। और उसी क्षण राजा ने अपनी नई नीतियों का ऐलान किया। राजा ने कहा कि अब राज्य की योजनाएं फाइलों में नहीं दबेंगी, बल्कि हर योजना की शुरुआत गांव से होगी, कि हर तालाब, हर कुआं और हर नहर की जिम्मेदारी तय होगी, और जो अधिकारी खेत में नहीं जाएगा वो दफ्तर में बैठने लायक नहीं माना जाएगा। कुछ मंत्रियों के चेहरे सख्त हो गए, कुछ ने आपस में नजरें बदली, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये बदलाव सिर्फ किसान के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए भी परीक्षा बनने वाला है। राजा ने यह भी ऐलान किया कि किसानों को मिलने वाला बीज और साधन कर से मुक्त होगा, कर्ज की शर्तें बदली जाएंगी, और सबसे अहम बात यह कि अब किसी भी किसान की बात सुने बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। विरोध की आवाजें उठीं, कहा गया कि यह आदर्शवादी सोच है, कि राज्य भावनाओं से नहीं चलता। लेकिन राजा ने बहुत दृढ़ता से कहा कि जो राज्य इंसान की भावनाओं को कुचल कर चलता है वो देर सवेर खुद कुचल जाता है। उधर गांव में बदलाव की पहली आहट पहुंची। अधिकारी आए, नाप जोख शुरू हुई, कुओं की सफाई होने लगी, और वर्षों बाद लोगों ने देखा कि सरकार सिर्फ कर लेने नहीं, हालात समझने भी आई है। धर्मवीर ये सब देख रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसने जीवन से ये सीखा था कि असली भरोसा वादों से नहीं, समय से पैदा होता है। लेकिन उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद जरूर जगी कि शायद इस बार बातें हवा में नहीं जाएंगी। राजा गुप्त रूप से गांव की रिपोर्ट मंगवाता रहा। वो देखता रहा कि कहां काम हो रहा है और कहां सिर्फ दिखावा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो अच्छे इरादों के नाम पर किया जाए। महीने बीतते गए, पानी धीरे धीरे लौटा, खेतों में हरियाली की हल्की परत दिखने लगी, और लोगों के चेहरों पर वो मुस्कान आई जो मजबूरी से नहीं, सम्मान से पैदा होती है। एक दिन राजा ने दरबार में खड़े होकर कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी नीतियां जमीन पर कैसे सांस ले रही हैं। और उसी दिन उसने फिर से गांव जाने का निर्णय लिया, इस बार बिना पहचान छुपाए नहीं, बल्कि पूरे सच के साथ। और यहीं से कहानी उस मोड़ की ओर बढ़ती है जहां राजा और किसान आमने सामने होंगे, पहचान के साथ, सम्मान के साथ, और एक ऐसे सच के साथ जो सिर्फ राज्य नहीं, पीढ़ियां बदल देता है। जिस दिन राजा रणवीर सिंह ने अपने पूरे राज चिन्हों के साथ गांव आने का निर्णय लिया, उस दिन महल में उत्सव जैसा माहौल नहीं था, बल्कि एक गंभीर शांति थी। क्योंकि राजा जानता था कि आज वो जिस जगह जा रहा है वहां उसे सलामी नहीं बल्कि सच का सामना करना है, और सच के सामने खड़ा होना हर युद्ध से कठिन होता है। घोड़े, सैनिक और ध्वज जब गांव की सीमा पर पहुंचे तो गांव वाले सहम गए। कुछ लोग अपने घरों में सिमट गए, कुछ बच्चों ने पहली बार इतनी शाही चमक देखी, और कुछ बूढ़े लोग चुपचाप दूर खड़े ये सोचते रहे कि सत्ता जब गांव तक आती है तो अक्सर कोई नया नियम या नया बोझ लेकर आती है। लेकिन जब राजा ने घोड़े से उतरकर नंगे पांव मिट्टी पर कदम रखा, तब लोगों की आंखों में एक अजीब सा ठहराव आ गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि ताज पहनने वाला इंसान भी उसी मिट्टी को छू सकता है जिस पर वे रोज चलते हैं। राजा सीधे धर्मवीर के खेत की ओर बढ़ा, वही खेत जहां कुछ महीने पहले वो एक साधारण आदमी बनकर खड़ा हुआ था। और धर्मवीर जब राजा को पहचान गया तो उसने न तो डर के मारे सिर झुकाया, न ही दिखावे के लिए झुका, बल्कि उसने वही किया जो उसने हमेशा किया था। हल को एक तरफ रखा और सीधी नजर से सामने देखा। दरबारियों को यह दृश्य असहज लगा, क्योंकि वे आदी थे झुकी गर्दनों के, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, जैसे उसे वही देखने को मिल रहा हो जिसकी उसे तलाश थी। राजा ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जो उस दिन तुमसे सवाल पूछ रहा था। और यह सुनकर धर्मवीर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई, क्योंकि वो पहले ही समझ चुका था कि सवाल पूछने वाला आदमी साधारण नहीं था। धर्मवीर ने बस इतना कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ा कि आप कौन हैं, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ा कि आपने सुना। और यही वाक्य राजा के लिए किसी सम्मान से कम नहीं था। राजा ने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा कि यह राज्य महलों से नहीं, खेतों से चलता है, और अगर खेत सूख जाए तो ताज सिर्फ धातु का बोझ बन जाता है। इसलिए आज से किसान इस राज्य का बोझ नहीं, इसकी ताकत माना जाएगा। उसने ये भी कहा कि वो वादा करने नहीं आया, क्योंकि वादे अक्सर भूल जाते हैं,
वो हिसाब देने आया है। और उसने अधिकारियों को वहीं खड़ा करके काम की रिपोर्ट मांगी, ताकि गांव वाले खुद देख सकें कि क्या बदला है और क्या बदलना बाकी है। धर्मवीर ने पहली बार राजा से एक सवाल पूछा, बहुत सम्मान के साथ, लेकिन बिना डर के, कि क्या यह सब राजा के रहते तक ही चलेगा या आने वाली पीढ़ियां भी इसे निभाएंगी। और राजा ने बहुत सच्चे स्वर में कहा कि अगर व्यवस्था सही बनाई जाए तो राजा बदलते हैं, न्याय नहीं। उस दिन राजा ने घोषणा की कि किसानों के बच्चों की पढ़ाई, पानी की व्यवस्था और खेती की सुरक्षा अब राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जो राज्य अपने अन्नदाता के भविष्य की चिंता नहीं करता, वो अपने ही अंत की नींव रखता है। गांव में कोई शोर नहीं मचा, कोई जयकारा नहीं लगा, लेकिन उस दिन लोगों के भीतर जो भरोसा जगा वो किसी उत्सव से बड़ा था, क्योंकि वो भरोसा शब्दों से नहीं, अनुभव से पैदा हुआ था। समय बीतता गया, नीतियां जमीन पर उतरती गईं, खेतों में फसल लहलहाने लगी और धर्मवीर के चेहरे पर वो थकान अब भी थी, लेकिन उसमें हार नहीं, संतोष जुड़ गया था। राजा रणवीर सिंह धीरे धीरे बूढ़ा हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका ताज नहीं, बल्कि वो सोच बन गई जो उसने मिट्टी से सीखी थी। और जब उसने आखिरी बार दरबार में बात की तो उसने बस इतना कहा कि मैंने बहुत किले नहीं जीते, लेकिन मैंने अपने किसान का भरोसा जीता है। धर्मवीर भी एक दिन अपने खेत के किनारे बैठा सूरज को डूबते देखता रहा और अपने पोते से कहा कि याद रखना बेटा, राजा वही बड़ा होता है जो खड़े किसान से बात कर सके, और किसान वही बड़ा होता है जो सच बोलने से न डरे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये हर उस जगह फिर से शुरू हो जाती है जहां मेहनत को सम्मान और सत्ता को जिम्मेदारी मिल जाती है। और यही इस कहानी का असली संदेश है कि जब हल और ताज एक दूसरे को समझ लेते हैं, तब राज्य नहीं, भविष्य बनता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो केके क्लासेस विद स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।